गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लास्ट यूनिट ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन विनेगर न्यूट्रास्यूटिकल्स फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल यूनिट डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और आइए हम इसके बारे में अकॉर्डिंग टू एफएसएसआई डिस्कस करते हैं। हाँ, तो देखिए डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग क्या चीज़ है। ड्राइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम द फूड प्रोडक्ट टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ और स्पॉइलेज। इसमें क्या करा जाता है, हम ड्राइंग से क्या कर सकते हैं, हम रिमूव क्या करते हैं, मॉइस्चर जो नमी होती है उसको क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, जिससे कि क्या हो सके, बचाव हो सके माइक्रोबियल ग्रोथ का। जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसका हम बचाव कर सकते हैं, और जो खराब जो जो हमारा फूड प्रोडक्ट ख़राब हो रहा है उससे बचाया जा सकता है ड्राई करके। और इससे क्या किया जा सकता है, इंक्रीज सेल्फ लाइफ, उसकी सेल्फ लाइफ उसको काफ़ी दिनों तक उसको संरक्षित किया जा सकता है, और उसका रिड्यूस वेट, उसका वजन भी क्या क्या किया जा सकता है, कम किया जाता है। पानी सुखा के क्या हो जाएगा, वजन कम किया जा सकता है। कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो ड्राइंग का मेथड है इसको क्या किया जाता है, इसको फ्रूट एंड वेजिटेबल को क्या करा जाता है, प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। और जो ये ड्राइंग का मेथड है, इससे ये ड्राइंग का मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे जो हमारे पास मान लीजिए फ्रूट जूस भी है, तो क्या है कि जैसे ज़्यादा अगर फ्रूट्स होंगे तो उसको हम जैसे हमने फूड इंडस्ट्री तक लेके आना है, तो क्या होगा कि ज़्यादा उसमें मैन पावर लगेगी, ज़्यादा उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा, ज़्यादा स्टोरेज का खर्चा आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको अगर उसमें से हम उसको ड्राई कर लेंगे। मान लीजिए मिल्क का केस है, मिल्क को क्या करेंगे आप, अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, आपने ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप उसको क्या करके ड्राई करके उसको पाउडर फॉर्म में ले लेंगे। पाउडर फॉर्म में लेने से क्या होगा कि आपका उसको कैरी करने के लिए भी दिक्कत नहीं आएगी, और जहाँ पे कैरी करने की दिक्कत आएगी, ना उसके ख़राब होने की दिक्कत आएगी। वरना उसको एसी उसको बिल्कुल लो टेम्परेचर में लेके जाना होता है। और अगर आप उसको फिर जैसे जो आपके जो सेंटर्स होते हैं, और जो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप उसमें पानी ऐड करके उसको स्टरलाइज करके पानी को उसको उसकी जो ऑटोमेटेड मशीन्स होती हैं उनमें यूज़ करके आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा से उसमें उसको आप यूज़ कर सकते हैं, और उसमें जो यूज़फुल बैक्टीरिया होता है उसको भी ऐड किया जाता है दोबारा। इसीलिए उनका क्या होता है, टेस्ट भी अलग आता है। और इस तरीके से ड्राइंग का क्या किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। और हम आगे को भी डिस्कस करेंगे। और मैं इसको विदाउट डिस्टरबेंस आगे को पीपीटी चलती रहे, इसलिए इसको एयरप्लेन मोड पे कर देता हूँ। और आइए, और ड्राइंग हमारी ना अलग अलग तरीके की हो सकती है। ड्राइंग हमारी फ्रिज ड्राइंग जो हमारी रिसेंट मेथड है, उसमें हम ठंडा करके, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको क्या ड्राई हमेशा हाई टेम्परेचर दे के ड्राई करें, उसको हम लो टेम्परेचर, ये दो कोल्ड टेम्परेचर में भी ड्राइंग की जा सकती है, और हाई टेम्परेचर दे के भी करी जा सकती है। जब हम कोल्ड में देंगे तो उसे फ्रिज ड्राइंग मतलब उसको हमने 10 या मान लीजिए उसको हमने -10 या 0 के नीचे ले आए, तो उसमें बर्फ़ जमने लगेगी, और उसको हम वैक्यूम से क्या करने लगेंगे, वैक्यूम पंप से उसमें एयर, उसमें उसकी जो मॉइस्चर है उसको बाहर निकाल देंगे। मतलब जो सॉलिड है बर्फ़, उसको डायरेक्ट सब्लिमेशन से हम बाहर निकाल देती है वो, और प्रोडक्ट हमारा अच्छा बन जाता है। इसका एग्जांपल दिखाने के लिए मैं इसका एग्जांपल मैंने आपको माइक्रोवेव में आप इस तरीके से अपनी जो फूड आइटम्स हैं उनको भी जमा सकते हैं। सब्जी और रोटी अगर मान लीजिए आपने डीप फ्रीजर में जमा दिए, तो वो भी क्या करते हैं, फ्रिज ड्राइंग का आप एक उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि फिर वो नॉर्मल आ जाती है बाद में। तो इस तरीके से, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। मतलब डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आप जो हार्ड जो उस बर्फ़ है सॉलिड फॉर्म में, उसको डायरेक्ट आप क्या उसको मॉइस्चर उसको आप डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर देंगे सीधा, और लिक्विड फॉर्म में नहीं आने देंगे। और उससे क्या होगा कि आपका फूड प्रोडक्ट एकदम आपका जैसी पहले कंडीशन में था उस तरीके से अच्छी कंडीशन में आपको मिल जाएगा। तो आइए हम अगली वाली स्लाइड देखते हैं अब। अगली स्लाइड में दिया है सन ड्राइंग वर्सेस मैकेनिकल डिहाइड्रेशन। तो जो ये ड्राइंग और डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि पानी डिहाइड्रेट होना, मतलब हाइड्रेशन मतलब पानी का रिमूव करने को ही डिहाइड्रेशन बोलते हैं। और जो सन ड्राइंग है ये बहुत ही एंशियंट
जो हमारे पूर्वजों के द्वारा और जो एंसिस्टर्स थे उनके द्वारा इस सन ड्राइंग का यूज़ किया जाता है। अभी भी बहुत सारी चीज़ों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और जो कॉटेज स्केल इंडस्ट्री होती हैं वो सन ड्राइंग मेथड का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स अभी भी बेचे जाते हैं और उनकी अच्छी मार्केट है। और जिससे जो इन घरेलू उद्योगों से हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छे से चलती है। और जो सन ड्राइंग का मेथड है ये ज़्यादा जहाँ पे धूप अच्छी मात्रा में रहती है उन उन स्टेट्स में बहुत अच्छा इससे फ़ायदा कमाया जाता है। जो फूड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं जिनको खा फूड प्रोसेसिंग की जानकारी है या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी है जिनको, तो वो जिस तरीके जैसे मान लीजिए आपको चिप्स बनाना है, जैसे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे मान लीजिए आप गुजरात में अहमदाबाद इस तरीके के स्टेट्स हैं या वो हैं, वहाँ हैवी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और तो वहाँ पे इनमें और वैसे प्लेन्स में और इन जगहों पे भी काफ़ी रहती है गर्मी। इस कारण से आप यूज़ कर सकते हैं। गर्मी आपने देखा होगा कि जैसे अमचूर के फ्लेक्स हैं, अमचूर आता है उस तरीके वो ट्रेडिशनली अभी भी यूज़ किए जाते हैं। जितने पापड़ इंडस्ट्री है तो वो भी सन ड्राइंग का यूज़ करती है। और भी बहुत सारे वो हैं, जैसे आपके पल्सेस वगैरह इन सब सब चीज़ों की इनके लिए भी क्या है पुराने समय से सन ड्राइंग का यूज़ किया जाता है। अब जो मैकेनिकल डिहाइड्रेशन है इसका यूज़ अब रिसेंट टाइम में किया गया है। इसके लिए हैवी मशीनरी चाहिए होती है, और जो आपका डिहाइड्रेटर है वो भी महंगा बनता है। उसमें हाई क्वालिटी का आयरन लगता है और महंगा, कम से कम एक डिहाइड्रेटर अगर ठीक मतलब ये मान के चलिए कि जो आपका प्रोडक्ट निकाल सकता है उस मतलब एक से दो, तो उसमें कम से कम 5 से 10 लाख का खर्चा उसकी जो आयरन प्लेट्स होती हैं उसमें लगभग एक बनाने में कम से कम 7-8 लाख का खर्चा आता है। अच्छा ठीक ठाक साइज का मतलब मेरा है, कहने का मतलब है कि आप मान के लिए 6 फीट ऊंचा और 6 फीट चौड़ा जो उस डिहाइड्रेटर बनाया जाता है। तो और उसमें ऑटो कट वाले जो वो होते हैं इलेक्ट्रिकल वो लगे रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने फूड इंडस्ट्री में देखा होगा या आपने अपने डिप्लोमा के दौरान अपने कॉलेजेस में देखे होंगे, ड्रायर देखे होंगे, तो उसमें क्या होता है कि ऑटो कट जो इलेक्ट्रिकल उसमें जो स्विचेस लगे रहते हैं वो भी कॉस्टली होते हैं, और उनकी जो वर्किंग है वो भी आपका क्या होता है कि जो नॉर्मल उसके टेक्नीशियन की भी ज़रूरत होती है, या आपके आपके जो मेंटेनेंस मैनेजर हैं उनको अच्छी साउंड नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की। तो उससे क्या होता है कि आप मान लीजिए आपने आपको ज़्यादा वर्कर रखने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्या होगा बीच में जलने का खतरा होता है। आप जैसे वर्कर मान लीजिए आपने 6 घंटे की जगह वो मान लीजिए रात को लगा दिया है और सुबह तक आने तक वो सब जल जाएगा। इसलिए क्या है ऑटो कट इसलिए ऑटो कट यूज़ होता है इसलिए ऑटो कट यूज़ होता है। और आप क्या कर सकते हैं इस तरीके से ये कॉस्टली रहता है लेकिन क्वालिटी अच्छी आती है। आपने देखा होगा जो मान लीजिए जो अमचूर देखी होंगी आपने, जो ड्राइड होती हैं एकदम वाइट होती हैं, उसको एकदम वो किया रहता है और एकदम सुखा के एकदम वो वाइट एकदम चमकती हुई निकलती हैं। जबकि ये होती हैं इसमें ख़राब होने का जो सन ड्राइंग होती हैं उसमें कंटेमिनेशन का भी खतरा होता है। और इसमें इसमें देखिए इसमें ये जो सन ड्राइंग के जो इसमें स्लाइड में एग्जांपल दिए गए हैं, देखिए मतलब पॉइंट दिए गए हैं। यूजेस नेचुरल सनलाइट, लो कॉस्ट होता है, देखिए पैसा बिल्कुल नहीं लगता है इसमें, टाइम कंज्यूम थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन, अब खुली हवा में रहेगा तो कंटेमिनेशन होने का ज़्यादा खतरा है। इसमें मक्खियाँ इस चीज़ें, फिर या तो आपको जिस तरीके से मॉस्किटो नेट लगाया जाता है इस तरीके से लगाना होगा। और एयर में और पॉल्यूटेंट रहते हैं तो उससे भी क्या होता है कि आपको खतरा होने का ये चांस रहता है। और जो मैकेनिकल डिहाइड्रेशन है ये यूजेस मशीन करता है। इसमें हॉट एयर ड्रायर होता है, वैक्यूम ड्रायर्स होते हैं जो मॉइस्चर को बाहर निकालते हैं, अच्छी क्वालिटी आती है उसमें अंदर। और कंट्रोल्ड प्रोसेस होती है, हाइजीनिक होती है, फास्टर ड्राइंग होती है इनमें, जो ये आपके मैकेनिकल डिहाइड्रेशन है। इस तरीके से जो भी प्रोसेस हैं इन प्रोसेसेस को क्या किया जाता है, हम डिहाइड्रेटर के द्वारा यूज़ करते हैं। आइए अगली स्लाइड देखते हैं। फोर्थ कंडीशन ये है मेथड्स ऑफ सन ड्राइंग ग्रेप्स। ग्रेप्स का ये हमारे सिलेबस में भी दिया हुआ मेथड क्या है सन ड्राइंग ग्रेप्स का। यूज टू प्रोड्यूस रेजिन, रेजिन मतलब आपका जो आपके किशमिश बनाए जाते हैं उसको उसको बनाने का क्या है, जब अगर धूप में आप उसको सुखा देंगे तो उससे क्या है किशमिश बनेगा। इंक्लूड्स मेथड इंक्लूड डायरेक्ट सन ड्राइंग और ट्रेज और मैट्स, मतलब जो है ये ट्रेज में आप क्या कर सकते हैं, ट्रेयों में भर के या मैट्स में जो उस तरह की चटाई होती है उनमें आप इनको सुखा सकते हैं। प्री ट्रीटमेंट, इसका पहले सुखाने से पहले
पहले इसका ट्रीटमेंट तेल में या एल्कलाई के साथ किया जाता है। और क्योंकि जो और भी फंगल वाले जो चीज़ें हैं जो काला कर कर देती हैं या ख़राब कर देती हैं, वो उनको डीएक्टिवेट करना होता है इसका मकसद। और जो इट टेक्स 2 to 3 2 से 3 हफ्ते लगते हैं डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट। जो आपका मौसम की जो कंडीशन है उसको देखते हुए 2 से 3 हफ्ते इसमें लगते हैं। और जो रेगुलर टर्निंग फॉर्म यूनिफॉर्म ड्राइंग, इसमें क्या है, आपको उलटना पड़ता है उसको, एक ही तरीके से नहीं, इसको रेगुलरली करोगे तब आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म उसका क्या होगा, कलर आएगा। और आपने किशमिश भी देखे होंगे जो सस्ते वाले होंगे, उसमें क्या होता है कि वो अलग तरीके के होते हैं। और जो आपने ड्रायर वाले दिखेंगे एकदम येलोइस और बहुत ही ट्रांसपेरेंट सोने की तरह चमकते हैं। और जो आपके खुले में आपके जो सुखाए होंगे, भले ही वो सस्ते होंगे, लेकिन क्या होगा कि उसकी थोड़ी सी उसमें चमक कम होगी, शाइन कम होगी, दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं होंगे, वो लेस अट्रैक्टिव होंगे। इस तरीके से क्या किया जा सकता है। लेकिन क्या है कि ये जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क किया जाता है इसमें। और और बहुत सारे जो पापड़ इंडस्ट्री, मैंने जो आपको ये बताया, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनका अच्छे से बखूबी यूज़ करते आ रहे हैं। और हम लोग घरों पे भी जो है सन ड्राइंग का बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। जैसे हमने जो हमारी फल सब्जियां हैं उनको एक्सेस होने पे धूप पे सुखाया जाता है। जो हमारे पूर्वज वर्षों से ये करते हुए आ रहे हैं, वो बचाते हुए आ रहे हैं। वो जैसे जो एक्सेस हो जाती है सब्जी की पैदावार, जैसे लौकी की सब्जी, करेले की सब्जी, मान लीजिए अगर एक्स्ट्रा हो रही है तो वो क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। और मूली हो गया, उसको सुखा लेते हैं। और बहुत सारी ऐसी सब्जियां हैं जिनको सुखा के रख लिया जाता है। जैसे मेथी रख लिया जाता है, हरी सब्जियां हैं में जैसे वो कस्तूरी मेथी को सुखा के रख लिया जाता है। और उसको बाद में उसको बहुत सारे डिशेस में डाला जाता है। और बहुत ही अच्छे मनमोहक अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं। और देखते हैं अगली स्लाइड। मैकेनिकल डिहाइड्रेशन ऑफ एप्पल। अब एप्पल का क्या है, मैकेनिकल डिहाइड्रेशन किया कैसे किया जाता है। एप्पल को क्या क्या काटा जाता है, स्लाइस किया जाता है, ट्रीटेड विद सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के इसलिए करते हैं क्योंकि इससे क्या हो जाता है कि जो भी दाग, वो जो आपका यू ब्राउनिंग होती है उसको प्रिवेंट करता है। ये क्या कर देता है, उसको ब्लीच करने के काम आता है। और ड्राइंग मेथड देखिए, ड्राइंग मेथड जो है सुखाने के मेथड का, इसमें कैबिनेट ड्रायर, इसमें उसमें कैबिनेट बनी होती है। कैबिनेट होता है टनल वाला, अलग अलग अंदर क्या होता है, किसी में ट्रे वाला होता है तो किसी में क्या होता है टनल होता है, किसमें फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर्स होते हैं। तो मतलब अलग अलग तरीके किसी मतलब है तो ड्रायर, उसी में क्या है, अलग अलग फंक्शन है, अलग 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 स्ट्रक्चर है। कोई वैक्यूम वाला है, किसी में कुछ है। तो उससे क्या होता है, मान लीजिए अगर आपके पास वैक्यूम वाला नहीं है, आपने नॉर्मल वो जो नॉर्मल वाले होते हैं उनको बना के, इनमें जो हीटिंग के लिए जो रॉड लगाई होती हैं, पानी वाली जो रॉड होती हैं, उस तरीके की लंबी लंबी रॉड्स होती हैं। और पंखा लगे रहता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे शुगर के प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए आपने आंवला कैंडी को डिहाइड्रेशन किया हुआ है, तो क्या होगा, नमी नमी चिपचिपा हो जाता है वो प्रोडक्ट भी। बाद में क्या होता है, जो वो गर्मी को वो क्या करता है, उसी जो जो चीनी को होता है उसकी सरफेस में चिपचिपा बना देता है। तो प्रोडक्ट बिकने में और थोड़ा सा अट्रैक्टिव नहीं हो पाता है। तो लेकिन अगर आप वैक्यूम ड्राइंग, उसके एयर को आप बाहर निकालने की कुछ व्यवस्था रखते हैं, एक्सेस नहीं होने देते हैं, तो उससे क्या होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है। और अलग अलग जब से इनमें एडवांसमेंट, नई रिसर्च आ गई हैं, तो उससे क्या होता है, ड्राइंग बहुत अच्छे इफेक्टिव तरीके से की जाती है, जिससे हम एक्सपोर्ट और अच्छी क्वालिटी का जो इंटरनेशनल मार्केट में तक बेचा जा सके, इस तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं। और देखिए इसमें लास्ट में फाइनल मॉइस्चर कितना होता है, 5 से 10% तक छोड़ा जाता है, 8 से 10 वैसे मैक्स होता है। कि उसके बाद क्या होने लगती है, बाद में फिर क्या होता है, उसको दोबारा वापस लाना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कम कर देंगे, उस 5 से नीचे करने में तो बहुत ही कम हो जाएगा। वैसे उसको 8 से 10 के बीच में बेस्ट रखा जाता है। और जो आपके गेहूँ वेहूँ हैं, इनको 14 के आसपास, 14 डिग्री में मॉइस्चर रखा जाता है। 14 मतलब 10 से 14 के बीच, 15 के बीच में होते हैं। प्रिजर्व फ्लेवर, इसमें क्या होता है, फ्लेवर उसकी क्या हो जाती है, बच जाती है। अगर आप ये डिहाइड्रेशन करेंगे तो उसको फ्लेवर अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है, उसका टेक्सचर बच जाता है। एंड सेल्फ लाइफ, मैकेनिकल डिहाइड्रेशन इस तरीके से किया जाता है। और एक एप्पल का मैं और एक आपको बता देता हूँ, जिसमें आपने अगर मान लीजिए आपको इसका प्रिजर्व बनाना है एप्पल का, तो आप जैसे मान लीजिए इसके स्लाइस वाइस करेंगे और इसको चाशनी में डालेंगे, तो क्या होता है कि ये चाशनी में ऊपर उठने लगते हैं। तो क्या होता है, ऊपर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ख़राब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, जो स्टील की कुछ जालियाँ, एक जाली जाली कटी सी आती है जो स्टेनलेस स्टील की है, उसके ऊपर वेट रख के उसको दबा दिया जाता है। उससे हम क्या करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, हम वो प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसको हम ड्राई कर लेंगे। तो उससे क्या होता है, एप्पल कैंडीज़ भी आपको इजीली अवेलेबल होती हैं। इस और जब मान लीजिए आपको एप्पल से मुरब्बा, वो मान लीजिए आपको एप्पल की चटनी बनानी है या एप्पल का
एप्पल का आपको जैसे जैम बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इन जो कैंडीज़ को क्या कर सकते हैं, इनका पल इनको भिगा, इनको फिर चाशनी में डाल के क्या कर सकते हैं, या हॉट वाटर में डाल के क्या कर सकते हैं, इनको इनका पल्प निकाल सकते हैं और आप यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छी फ्लेवर, नेचुरल फ्लेवर रहती है, अच्छा टेक्सचर रहता है और इनकी सेल्फ लाइफ भी बड़ी रहती है। तो आइए हम अगली स्लाइड देखते हैं। देखिए, वेजिटेबल ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन प्रोसेस। वेजिटेबल का जो ड्राइंग का प्रोसेस है ये एज ओल्ड प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले हमें वेजिटेबल धोनी होती हैं, धोएंगे उनको, छीलेंगे और उनको ब्लांच करेंगे। ब्लांच इसलिए करेंगे क्योंकि ब्लांचिंग करने से थोड़ा उसका कलर भी पक्का हो जाता है, उसमें कलर डार्क नहीं, ग्रीन कलर है तो जैसे पालक है उसमें डार्क ग्रीन ग्रीन कलर आ जाता है। और जैसे हमारे कुछ जैसे ये हैं, मान लीजिए आपके ओनियन है और आपका प्याज है जैसे, और या आपका गार्लिक है, लहसुन है, तो ये क्या, इनमें क्या होता है कि इनको आप क्या करेंगे, पहले अगर आप इनको अगर उबाल लेंगे तो इनकी क्या होती है, स्मेल जो होती है वो चली जाती है, जो इसमें सल्फर कंपाउंड होता है जिसके कारण क्या होता है, ये इनकी जो जो तीक्ष्ण जो इनकी गंध होती है वो चली जाती है। इसलिए क्या करता है, इनको ब्लांचिंग से बचाया जाता है, ब्लांचिंग नहीं की जाती है। तो आप क्या करेंगे कि आप जैसे लहसुन का मान लीजिए आपने पिकल बनाना है तो आप क्या करें, उबाल के अगर उसके छिलके उतारने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि उससे आपका आपकी उससे उसकी खुशबू चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, उसको नॉर्मल क्या कीजिए, उसको ठंडे पानी में भिगा दीजिए 1-2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। तो अगले दिन क्या हो जाएगा, उसको शाम को रात को भिगा दीजिए और सुबह उसको छिलना शुरू कीजिएगा। तो उससे आपका क्या कवरिंग उसकी क्या हो जाएगी, लूज़ हो जाएगी और उसको आप इजीली छिल सकते हैं। और देखिए, ड्राइंग यूजिंग हॉट एयर वैक्यूम मेथड, इसमें क्या है, हॉट एयर और इसको क्या है वैक्यूम मेथड, हॉट एयर से भी क्या किया जाता है, इसको ड्राई किया जाता है। वेजिटेबल्स को थोड़ा सा नरम होती हैं, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, 70 से 80% क्या होता है इसमें, 80% इसमें क्या होता है, 80% के आसपास इसमें वाटर कंटेंट होता है। इसलिए इसको हॉट एयर से भी आप क्या कर सकते हैं, सुखा सकते हैं, और वैक्यूम मेथड से भी, क्योंकि जिसकी जो नमी है उसको बाहर निकाल देंगे तो उससे क्या बचे रहता है, उसका टेक्सचर ख़राब नहीं होता। वैक्यूम मेथड इसलिए यूज़ ज़्यादा किया जाता है क्योंकि जो उसकी बनावट है, जो संरचना है वो ख़राब नहीं होती है। वैक्यूम मेथड इसलिए ज़्यादा इजीली और ज़्यादा पॉपुलर मेथड इसीलिए है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, पैकेज्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेंट। हाँ, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जैसे आप घर में भी क्या करते हैं, मान लीजिए आपने मेथी बोई तो खेत में आपकी एक्सेस हो गई है मान लीजिए, तो आपने क्या करना है, उसको मेथी को सुखा लेना है। अक्सर क्या करते हैं, जो पुराने घरों में पुराने बुजुर्ग लोग क्या करते हैं कि उसको एक कपड़े में बांध के रख देते हैं, कपड़े के या किसी कॉटन के जो वस्त्र होते हैं उनमें लपेट के रख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो उस समय तो सूख जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, उसकी डिग्रेड होने लगती है। तो इसलिए उनको इसमें आपने क्या क्या सजेशन देना है या खुद कैसे इसको सही करके रखना है, तो आपने क्या करना है, उसको एयर टाइट डब्बों में पैक करके रख देना है, या तो आपको क्या करना है, उसको जो सीलिंग मशीन आती है, सीलिंग मशीन से आप क्या कर सकते हैं, उसको सील कर सकते हैं जिससे मॉइस्चर ना जाए। मॉइस्चर फ्री कंटेनर यूज़ करने हैं आपने, या आप मोमबत्ती की सहायता से उसको पैक कर दीजिएगा। उस पैकिंग पॉलीथीन को पैक कर लेंगे आप, उसको उसको गला के, जिस तरीके से दाल वाल पैक की जाती है आपने देखा होगा। छोटे वेंडर्स क्या करते हैं, जो बेचने वाले दुकानदार होते हैं वो उस तरीके से सीलिंग करते हैं, उसी तरीके से आप भी ये करेंगे। आइए देखिए, अगला कॉमन एग्जांपल है कैरेट्स, पीज़ हैं, मटर की हैं, आपने देखी होंगी। उसमें मटर को सुखाया जा सकता है, कैरेट को सुखा सकते हैं, ऑनियन, स्पेनिच, पालक मैंने बताया आपको। आइए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। फ्रिज ड्राइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, नया मेथड है। इसको लायोफिलाइजेशन, ये एक मार्क्स, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। लायोफिलाइजेशन, इसको ये लायोफिलाइजेशन भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है। और इसी टर्म को हमें कंफ्यूज नहीं करना है। एक वो है कोल्ड स्टरलाइजेशन जिसको बोलते हैं। कोल्ड स्टरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि उसमें भी कोल्ड का मतलब हमें लगता है कि फ्रीजिंग होगा, लेकिन कोल्ड स्टरलाइजेशन का मतलब होता है रेडिएशन के थ्रू क्या करना होता है, उसको ठीक करना, उसको जम फ्री करना या स्टरलाइज करने को क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टरलाइजेशन। उसको लाइफलाइजेशन के साथ आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे। इसमें ये दोनों क्वेश्चन आते हैं, आप गलती ना करें, इसको बिल्कुल प्रैक्टिस कर लें, लिख लें, इसका नोट बना लें। और आइए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, प्रोडक्ट इज फ्रोजन। इसमें क्या है, फ्रोजन देन सब्लिमेटेड अंडर लो प्रेशर। लो प्रेशर में क्या करते हैं, सब्लिमेट करने का मतलब होता है कि आप जो सॉलिड फॉर्म है उसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, बिना पानी वाली कंडीशन में आए हुए उसको आप डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट कर देंगे, गैस में ले आएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, अच्छी कंडीशन रहती है। रिटेन इससे कलर भी बना रहता है, फ्रिज ड्राइंग से टेक्सचर अच्छा बना रहता है, फ्लेवर बनी रहती है, न्यूट्रिएंट्स की भी हानि नहीं होती है।
यूज्ड फॉर हाई वैल्यू और सेंसिटिव प्रोडक्ट, जो हाई वैल्यू उच्च वैल्यू वाले होते हैं और जो सेंसिटिव जो ख़राब हो जाते हैं जल्दी, जैसे स्ट्रॉबेरी, इन चीज़ों के लिए, इनके लिए इस तरीके से इनमें जो ख़राब होने वाले जो होते हैं, जो और फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स भी होती हैं, उनको क्या करा जाता है, इससे फ्रिज ड्राइंग से प्रिजर्व करा जाता है। ये देखिए डेफिनेशन ऑफ विनेगर। ये विनेगर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी फूड इंडस्ट्री का और किसी भी होटल का, जिससे कि क्या है कि खाने का स्वाद बनाया जाता है। ये घरों में भी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि चाइनीज़ जो फूड हैं वो घर घर में आ चुके हैं, वो हर किसी की पसंद बन चुके हैं और उनका टेस्ट क्या है कि सबकी ज़ुबान पे है। इसीलिए विनेगर की बहुत ज़्यादा खपत है। और विनेगर का जो है प्रोसेस है, ये प्रोसेस विनेगर का फॉर्मेशन का प्रोसेस मैं इसलिए कहता हूँ आपसे कि आप अच्छे से जब भी है एजुकेशन अच्छे से लीजिए, क्योंकि जब हमने इसको फैक्ट्री में प्रिपरेशन किया था, पहले हम इसको क्या करते थे, स्मॉल स्केल में हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था काम करना इसका विनेगर का, और ये जो चाउमीन वाला इंडस्ट्री वाले प्रोडक्ट का किया था, तो उसमें क्या हुआ था, विनेगर जब बनाते थे हम छोटा छोटा बनाते थे एसिटिक एसिड ख़रीद के, और हमने फिर उसका लाइसेंसिंग लिया था। तो अच्छे से आप अगर पढ़े रहेंगे इतना 4% और उस तरीके से करेंगे, तो हमने क्या किया, स्टरलाइज करने के लिए इसको जब हमने 1000 लीटर बड़े पैमाने में किया, तो उसमें क्या हुआ कि इसको अच्छे से बना पाए हम लोग। तो उसमें साइट्रिक एसिड जैसे डाला, क्लियरिटी आने लगी, तो फिर उसके बाद विनेगर डाला, तो क्या विनेगर नहीं, एसिटिक एसिड डाला, तो तब क्या होगा, अच्छा हमारा ये बना। तो 4% क्या, कम से कम आपको 1 लीटर में 40 ml डालना है, और तब इसका अच्छा बनता है, और कम से मिनिमम होता है, और आप ज़्यादा 10% उस तरीके से भी बनाया जा सकता है इसको, 4 से 8% एसिटिक एसिड डाल के ज़्यादातर आप क्या करते हैं, इसको उसको बनाया जाता है। और इसको, ये तो सिंथेटिक मेथड है, और आपको इसको आर्टिफिशियल मेथड से भी बना सकते हैं। तो क्या करना है, आपने गन्ने का जूस रख लेना है या जामुन का भी जूस रखना है। उससे क्या होता है, उसको आपने छोड़ देना है मटके में, उसको कवर करके उसको धूप में, कुछ टाइम बाद उसमें क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन के कारण क्या होगा, एसिटिक एसिड, उसको फिर छान के आपने यूज़ करा जाता है। और एप्पल का भी बनाया जाता है। एप्पल का जो विनेगर होता है वो भी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड में रहता है। और आपने क्या करना है, इस तरीके के अच्छे इंपॉर्टेंट मेथड बस ध्यान रहे आपको, जब आप विनेगर बनाएं इसका, तो उसमें क्या है, प्रिजर्वेटिव नहीं होना चाहिए। प्रिजर्वेटिव से देर होती है, और वो अच्छा, वो उसमें टाइम लगता है, या कभी कभी आपका विनेगर उठे ही ना, बने ना। इसलिए क्या करना है आपने, जब से नेचुरल और सिंथेटिक विनेगर में आपको क्या होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। और जो आपका जामुन का वो है, आपका विनेगर है, इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। और भी तरीके के विनेगर हैं, आर्टिफिशियल, सिंथेटिक, देख लीजिएगा आप। और यूज्ड इन कुकिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। प्रिजर्वेशन में विनेगर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, हेल्थ के लिए भी बहुत है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है आपकी ये। अगला देखिए, नौवीं जो स्लाइड है हमारी, ये स्प्रिट विनेगर के बारे में बताते हैं। ये थोड़ा सा अलग सा टॉपिक दिख रहा है आपको, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया जाता है, किससे, डिस्टिल जो एथेनॉल है, एथेनॉल से क्या बनाया जा रहा है, इसको एथेनॉल से बनाया जाता है। उसमें क्या करते हैं हम कि इसको 5 से 20% इसमें एसिटिक एसिड होता है। क्लियर्स एंड कलरलेस विद शार्प टेस्ट। इसका क्या होता है, जैसे ये बिन जो होता है, यूज फॉर पिकलिंग एंड क्लीनिंग, तो ये इसको आप एसिटोबैक्टर का यूज़ करके आप क्या करेंगे, इसको एथेनॉल से अगर आपने बनाना है, तो बैक्टीरिया यूज़ होगा, जिससे कि आपका इथेनॉल से बनाया जाएगा, डिस्टिल्ड। और ये भी क्या है, डिस्टिल्ड एथेनॉल है, डिस्टिल्ड एथेनॉल बनाया जाता है। और वो सैक्रोमाइसिस सर्वेसियस का यूज़ करते हुए हम क्या बनाएंगे, इसका हम पहले एथेनॉल बनाएंगे, डिस्टिल्ड एथेनॉल बनाए जाएंगे, और उसको डिस्टिलेशन की प्रोसेस से, क्या, डिस्टिलेशन का मतलब ये होता है कि एक डिस्टिलेशन का मतलब होता है, एक डिस्टिलेशन यूनिट होती है, उसमें क्या करते हैं हम उसमें क्या करा, एक डिस्टिलेशन यूनिट होती है हमारे पास, इस तरीके से मान लीजिए, एक चैम्बर होता है अलग से, इसमें इसमें अलग से ग्लास की लाइनिंग लगी रहती है डिस्टिलेशन की। और यहाँ 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 से पानी रन, इन इन जगहों से पानी रन किया, ठंडा करनी पड़ती है इस भाप को। और ये आप यहाँ उसको गर्म करेंगे, जो आपके पास एथेनॉल वाला सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ से डिस्टिल करके आप क्या करेंगे, अपना जो ये भाप जाएंगी, ये ठंडा होके, आप इसको प्रेशर कुकर में भी किया जाता है। अगर प्रेशर कुकर में
अगर ये तो आपका डिस्टिलेशन वाला जो यूनिट है उसकी तरीके से किया जाता है। अगर आपने घर में आपने इत्र बनते हुए भी देखा होगा और या अल्कोहल बनाते हुए देखा होगा, तो वो क्या करते हैं कि भाई जो ये इसको एक प्रेशर कुकर में पका लेते हैं, जो उनके पास अल्कोहल का जो जिसमें बैक्टीरिया डाला हुआ है, जिसमें सेक्रोमाइसिस डाला हुआ सॉल्यूशन है, उसको क्या करेंगे, इसमें बिना सीटी लगाए हुए इसको इसमें क्या करते हैं, इसको पाइप से क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। और इस पाइप को ठंडे पानी से गुजारते हैं, तो जो जो यहाँ से भाप आएगी वो भाप का पानी में कन्वर्ट होते हुए अल्कोहल यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरीके से डिस्टिल बन जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है। ये वाला मेथड ज़्यादा बढ़िया रहता है, इसको 2-3 बार डिस्टिल किया जाता है, जिससे कि क्या हो उससे, और उसका फिर लैब टेस्ट भी किया जाता है, जिससे कि, और इसमें एक चीज़ और ध्यान रहे कि आप इस तरीके के मेथड को अपने फैक्ट्री में या अपने घर पे बिल्कुल भी अप्लाई ना करें कि कुछ ये सोच के कि भाई हम अल्कोहल बना सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मेथनॉल, अगर मान लीजिए आपका जो एथेनॉल है उसको तो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर इसी के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं उसको मेथनॉल में भी कन्वर्ट कर देते हैं। जो मेथनॉल पीते ही आप क्या हो जाएंगे, अगर आपने 1 चम्मच मेथनॉल मान लीजिए किसी ने कंज्यूम कर लिया, तो क्या होता है उससे कि आपको ब्लाइंडनेस और बहुत सारी और डेथ हो जाती है तुरंत। तो उससे क्या होता है, मतलब ये मान के चलिए 48 घंटे में के आसपास डेथ होना तक हो सकती है। तो इतना ज़्यादा वो होता है, इसलिए इस चीज़ के एथेनॉल अल्कोहल के प्रोडक्ट का ज़्यादा आप उसको बहुत सावधानी से और उसकी बहुत ही मेथनॉल का टेस्ट करके ही उसको आगे डिस्टिलेशन यूनिट्स में जो, या वाइन इंडस्ट्री में जितना है आपके डिस्टिलरीज हैं, उनमें तभी यूज़ किया जाता है। इसलिए क्या करना है, अल्कोहल के प्रोडक्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा सावधानी होती है, उसकी टेस्टिंग के बिना उन प्रोडक्ट को मार्केट में ना उतारें, जिससे क्या हो जान माल का नुकसान ना हो जाए। तो देखिए अगला क्या है, इसको पिकलिंग और क्लीनिंग में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये है स्प्रिट विनेगर। मतलब स्प्रिट विनेगर का क्या मतलब है कि स्प्रिट मतलब अल्कोहल से यूज़ बनाया गया है, जिसको उस विनेगर को स्प्रिट विनेगर बोलते हैं। आइए अगला, अगली स्लाइड है हमारी, ग्रेन स्ट्रेंथ ऑफ विनेगर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, हर बार आता है। ग्रेन स्ट्रेंथ ऑफ विनेगर का मतलब ये है कि मान लीजिए वो आपका 4% अगर उसमें वो डालता है, एसिटिक एसिड डालता है पानी में, तो उसको क्या बोलते हैं कि ये 40% ग्रेन स्ट्रेंथ है। अगर 5% डाला जाता है तो 50%, 50%, 8% डाले तो 80%, 8% अगर एसिटिक एसिड डालेंगे तो 80%, अगर 10 डाला तो 100% भी दिखा सकते हैं। 10% अगर एसिटिक एसिड डाला जाएगा तो 100% क्या आ जाएगी, ग्रेन स्ट्रेंथ हो जाएगी। ये क्या है, जो ये ग्रेन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, अगर आप 4% डालेंगे तो क्या होगा, ये बेचने में थोड़ा सा क्या रहता है, ये थोड़ा साइंटिफिक टेक्निकल टर्म है। इससे क्या होता है, आपको 40%, 50%, 80% से क्या होगा कि आप जो बेचने में आपको जो इसको सेल करेंगे, जो ये फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसके लिए हेल्पफुल है। और जो कंज्यूमर इसको थोड़ा सा सीरियस, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी को ध्यान से सुनता है और उसको थोड़ा सीरियसली भी लेता है, वरना 4% वाले में कहेगा आपने इसमें एसिटिक एसिड डाला ही कितने है। तो इस तरीके से क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट आपको तभी आपको एक ग्रोइंग फूड इंडस्ट्री को हेल्प करते हैं। इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो आपके क्या करते हैं, जल्दी से आपको क्या अच्छा प्रॉफिट देते हैं, और क्या करते हैं। और एक चीज़ ध्यान भी रखिएगा, विनेगर जब आप बनाते हैं, सिंथेटिक जब बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, 0.5% शुगर और 0.5% क्या करते हैं आप, उसमें थोड़ा सा नमक और वो चीज़ भी डाली जाती है, नमक और थोड़ा चीनी डाल के उसका टेस्ट मेंटेन किया जाता है। फिर और तरीके के भी जो स्पाइसी होते हैं, जैसे गार्लिक होते हैं, तो उसके भी क्या है, उसके कंडीमेंट्स को या उसके फ्लेवर्स को उनको यूज़ करके अच्छे से बनाया जाता है। लेकिन उसमें लेवलिंग करनी होती है, सिंथेटिक कौन सा है और नेचुरल कौन सा है। आइए अगली स्लाइड में चलते हैं। जो ये है मेजर न्यूट्रासिटिकल फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारा एफएसएसआई के द्वारा चैप्टर जो सेक्शन नंबर 22 में इसका उल्लेख किया गया है, इसका किस में किया गया है मैं लिख के बता देता हूँ आपको। सेक्शन नंबर 22 में न्यूट्रासिटिकल और ये फूड के बारे में दिया गया है। इसमें क्या होता है, दो तरीके के फूड के बारे में डिस्कस किया गया है। एक प्रोप्राइटरी फूड्स, प्रोप्राई प्रोप्राइटरी फूड्स, और फंक्शनल फूड। दूसरा क्या है, फंक्शनल
फूड्स, फंक्शनल फूड में बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उसी के अंदर आपका क्या है, ये न्यूट्रास्यूटिकल वाला टॉपिक भी किसी के अंदर आता है, इसी फंक्शनल फूड। प्रोप्राइटरी फूड्स क्या होते हैं? प्रोप्राइटरी फूड्स वो फूड्स होते हैं जिनमें क्या है कि जिनका एफएसएसआई में के नियमों के हिसाब से उसमें क्या होता है, वो वाले फूड हमने बनाए नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आपने स्क्वैश बनाया है, और मान लीजिए आपने शरबत बनाई है, शरबत बनाई है मान लीजिए आपने, तो क्या होगा, स्क्वैश में तो आप मान के चलिए 40 डिग्री ब्रिक्स से, और ये शरबत में आप मान लीजिए आपने कम से कम 65 कहता है वो। तो आपने क्या करना है, इनके बीच में क्या करना है, आपने मान लीजिए कोई 55 की या मान लीजिए 60 की बना ली, या आपने 75 डिग्री ब्रिक्स की बना ली। तो वो ये कहता है प्रोप्राइटरी फूड्स में ऐसा फूड है जिसके रूल अवेलेबल नहीं है या जिसकी रेसिपी पता नहीं है, आप वो फूड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, बशर्ते ये है कि उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल कंडीशन, उसमें प्रिजर्वेटिव सही डालने हैं, उसमें कोई ऐसे हानिकारक या खतरनाक तत्व नहीं डालने हैं जिससे क्या रूल को डिसऑबे करे या वो जीवन के लिए खतरनाक हो। बस आप क्या कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि भाई इसको ऐसे, आप अपने हिसाब से भी कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसकी आपको फ़ीस भरनी होगी और उस प्रोडक्ट का आपको प्रिपरेशन बताना होगा उनको। तो आप इस तरीके से अपना एक बीच का मिडिल का कोई भी आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसमें हानिकारक चीज़ें ना हो और उसका प्रिजर्वेशन में ख़राब होने का चांस ना हो ज़्यादा, तो उसके बीच में मिलता जुलता हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फूड बोलते हैं। इस तरीके के फूड को क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटरी फूड बोलते हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप। और जो फंक्शनल फूड है, ये इसमें क्या होता है, आपका न्यूट्रासिटिकल जितने हैं, जितने सप्लीमेंट्स हैं, हेल्थ सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्या है न्यूट्रास्यूटिक, अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल बना रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपको हार्ट के लिए, मान लीजिए हार्ट के लिए वो बनाना, तो लाइको आपने देखा होगा कई बार, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं मान लीजिए, तो मान लीजिए वो विटामिन उसके लिए कहता है, तो एक वो क्या कर देता है, एक सिरप दे देता है वो इसकी, जब मान लीजिए एक विटामिन की एक वो ढक्कन कहता है, 2 ढक्कन सुबह पीजिए, 2 ढक्कन शाम पीजिएगा इसको, इससे कमजोरी और जो 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 भी दिक्कत है हमें, मान लीजिए हम आँखों के लिए, आँखें हम कमज़ोर हो रही हैं, तो वो एक सिरप दे देता है। या किसी भी चीज़ में मान लो कोई भी बुखार है, तो एक वो क्या करते हैं, उनका लगभग हर डॉक्टर का लगभग लगभग ये कॉमन होता है कि वो एक आपको न्यूट्रास्यूटिकल वाली या तो टैबलेट दे देंगे या आपको क्या दे देंगे, एक सिरप दे देंगे। तो उसका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो लाइकोपीन वाली भी देते हैं हम ज़्यादातर, लाइकोपीन वाली टोमेटो वाली रहती है, रिच होती है, हार्ट के हेल्थ के प्रॉब्लम दूर करती है। ये एप्पल और बेरीज वाली क्या होती है, फ्लेवोनॉइड्स बोलते हैं इनको, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह करते हैं, जैसे जो जो अपनी स्किन हेल्थ और सब चीज़ को मतलब अच्छी रखना चाहते हैं, तो वो ये इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आई हेल्थ के लिए बीटा कैरोटीन वाली, कैरेट्स वाली, स्वीट पोटैटो वाला, इसका वो भी आप ये यूज़ किया जाता है। और ये है ग्रेप्स की रेसवराट्रॉल का नाम से एंटी एजिंग के लिए यूज़ की जाती है। और सल्फोराफेन है जो ब्रोकली से यूज़ की जाती है, कैंसर प्रिवेंशन के लिए क्या है, यूज़ की जाती है। तो इस तरीके के न्यूट्रास्यूटिकल बनाए गए हैं। तो फंक्शनल फूड के अंदर क्या होता है, फूड्स के अंदर क्या होता है, इन सबको, इन कैटेगरीज को रखा गया है एफएसएसआई के द्वारा सेक्शन नंबर 22 के अंदर। और इस तरीके की जो ये हैं, इसमें क्या होता है कि जो फूड वाले ये हैं, तो इनमें क्या होता है कि आपको ये बताना होता है कि भाई जैसे इसको खाने के उससे क्या हुआ इस, और आप ये कैसे करेंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसका क्या होता है, जैसे आपने अपना प्रोडक्ट बनाया, इसको क्या करेंगे आप, इसका एनालिसिस, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस है, इसके लिए आप अपने प्रोडक्ट को भेजेंगे, वो आपके उसमें क्या बता देंगे, कितना परसेंटेज क्या क्या है इसमें। जैसे मान लीजिए आपने आपने कोई एक टमाटर का कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो जिसमें आपने सप्लीमेंट उसके जिसमें जैसे मान लो आपने, जिसमें भी ज़्यादा जो डार्क कलर्ड होंगे, जैसे मान ली जो वाले ब्लूबेरीज हैं, तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा रहता है, तो इस तरीके कलर्ड वो हैं, तो आपने उसका एक्सट्रैक्ट यूज़ करके दिया है, तो आप उससे बना रहे हैं, तो और उसका क्या करेंगे, जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आप उसको चेक करवाएंगे लैब से, उसमें इतना इतना परसेंटेज पता लग जाएगा आपको, वो रिपोर्ट मिल जाएगी वहाँ से। उससे क्या करेंगे, आप उसको एफएसआई को फीस भरेंगे और वो रिमोट रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, आपको मान लो किसी को जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उस समय जो टोमेटो का जो लाइकोपीन है वो यूज़ होता है, उसमें अच्छी मात्रा लाइकोपीन की आपकी रिजल्ट में आएगी। तो आप उसको पैकिंग करके उस स्पेसिफिक बीमारी के लिए आप उसको दिलवा सकते हैं, उसको मतलब अपना रजिस्टर करवा सकते हैं। और इसी तरीके से जिस जिस चीज़ की कमी है, जिस बीमारी में, आपके उस फूड प्रोडक्ट में उस चीज़ की आपको रिपोर्ट मिल जाएगी।
और वो रिपोर्ट आपको एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब से लेनी होती है। और ये आपका दिल्ली में जो है, गाज़ियाबाद में, इधर गाज़ियाबाद में जो इसका एफएसआई का हेड ऑफिस है वहाँ से मिल सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, और पूरे ऑल चार 3-4 जगह में इसका क्या है कि इसकी इस तरीके से लैब्स हैं, और या आप एनएबीएल एक्रेडिटेड प्राइवेट लैब से भी करवा सकते हैं। और इस तरीके से क्या है, आप न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी वाले वाले फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का यूज़ करके अपना स्टार्टअप और अपना फूड इंडस्ट्री को अच्छे से इसको क्या कर सकते हैं, वेल ग्रो कर सकते हैं। आइए हम अगली स्लाइड में चलते हैं। कंक्लूज़न इसमें दिया गया है कि ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन प्रिजर्व फूड एंड इन्हेंसेज स्टोरेज। ड्राइंग से और डिहाइड्रेशन से क्या हो जाता है, स्टोरेज का टाइम बढ़ाया जा सकता है, खाने को सुरक्षित को प्रिजर्व किया जा सकता है। विनेगर न्यूट्रास्यूटिकल ऑफर हेल्थ एंड क्यूलिनरी बेनिफिट्स। हेल्थ का कर सकते हैं, क्यूलिनरी खाने वाले उन चीज़ों का बेनिफिट मिल सकता है हमको, जैसे होटल इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव्स न्यूट्रिएंट रिटेंशन एंड एफिशिएंसी। जो टेक्नोलॉजी है हमारी अलग अलग, उससे क्या करा जा सकता है, न्यूट्रिएंट को उसमें बरकरार रखा जा सकता है, और उसकी खाद्य पदार्थ की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। किसी भी और मतलब स्पेसिफिक डिजीज़ में इसके ट्रीटमेंट को में किया उसका यूज़ किया जा सकता है, बीमारी को प्रिवेंट करने का। अब जो हमारी लास्ट स्लाइड है उसमें हमारे क्या है, इसमें इसकी इसमें हमारा जो स्क्रीनशॉट है, इसमें हमारे जो सिलेबस की वो लिखी गई है। इसमें मैंने सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं एक एक करके आपको डीपली एक्सप्लेन कर दिए हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको अच्छे से वॉच करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। फिर जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। उसी से आप क्या है कि आपका ये टॉपिक भी क्लियर होगा, और इसमें एफएसएसआई के आप मानकों का ध्यान रखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। धन्यवाद।